हाँ भाई बच्चों, 7th चैप्टर है आपका 12th क्लास में, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। आपके 7th चैप्टर में ये इवोल्यूशन के नाम से लिखा हुआ है। इवोल्यूशन को बायो इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, एक ओरिजिन ऑफ लाइफ और दूसरा एस्पेक्ट है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो क्या ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ सेम थिंग है? नहीं, ये दो अलग अलग चीज हैं। एक तो है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है उसके बाद वो जो लाइफ है उसकी डायवर्सिटी कैसे फैली है। डायवर्सिटी का मतलब है थ्रू आउट द टाइम के अंदर जो चेंजेज आए हैं, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो चेंजेज आए हैं उसके मुताबिक लाइफ डाइवर्स हुई है। तो जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ थ्रू आउट द टाइम पीरियड इज नोन एज इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। तो दो एस्पेक्ट हैं, एक है ओरिजिन ऑफ लाइफ और दूसरा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को ही डिसेंट विद मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। दूसरी भाषा में कहूं तो ये जो वर्ड था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ये डार्विन ने यूज किया था। इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का दूसरा मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ विद मॉडिफिकेशन, यानी लाइफ जो आगे को जो चलती जाएगी वो विद मॉडिफिकेशन होगी। उसमें मॉडिफिकेशन क्यों होंगे? क्योंकि इन्वायरमेंटल नीड के कारण उसमें मॉडिफिकेशन होंगे, और वो मॉडिफिकेशंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन अक्यूमुलेट होते जाएंगे और एक समय वो आएगा कि नया स्पीशीज बन जाएगा और जो लाइफ बनेगी वो बेटर अडेप्टेड होगी फ्रॉम द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन से मतलब है प्रेडिसर से, जिनसे ये बने हैं, उससे ये लाइफ जो नई बनने वाली लाइफ होगी वो बेटर अडेप्टेड होगी। तो यानी इवोल्यूशन का जो आउटकम है वो क्या है? अडेप्टेशन। इवोल्यूशन का जो आउटकम है वो क्या है? अडेप्टेशन। इवोल्यूशन के लिए जो फोर्स जिम्मेवार है, यानी इवोल्यूशनरी फोर्स जो इस डाइवर्सिफिकेशन को लेकर आती है, वो है नेचुरल सिलेक्शन। वो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। अरे भाई, कभी तो लाइफ आई होगी, फिर वो जो लाइफ आई होगी वो लाइफ का जो मैकेनिज्म ऐसा, लाइफ में ऐसा मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुआ होगा कि वो डाइवर्सिफिकेशन हुई होगी उसकी। जो डाइवर्सिफिकेशन विद पैसेज ऑफ टाइम हुआ है उसी को तो हम इवोल्यूशन बोल रहे हैं। वो इवोल्यूशन को ड्राइव कौन कर रहा है? तो जो ड्राइव कर रहा है उसमें जो मेन फोर्स है वो है नेचुरल सिलेक्शन फोर्स। और इवोल्यूशन को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन को ही कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, या दूसरा एक नाम और बताया मैंने आपको, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ विद मॉडिफिकेशन। डार्विन ने इसको डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कहा था इवोल्यूशन को। इवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? बायो इवोल्यूशन। तो भाई बायो इवोल्यूशन अलग चीज है और लाइफ का ओरिजिन अलग चीज है। अरे कभी तो कोई एक लाइफ शुरू में उसकी बिगिनिंग हुई होगी, कभी तो एक लाइफ की बिगिनिंग होगी। तो लाइफ आप नोट कर सकते हैं, लाइफ हैड ए बिगिनिंग एंड इट हैड चेंज थ्रू आउट द टाइम। लाइफ हैड ए बिगिनिंग एंड इट हैड चेंज through the time. So therefore in the history of life there are the two key events. वो दो की इवेंट्स कौन से हैं इन हिस्ट्री ऑफ द लाइफ? एक तो इवेंट है ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक तो इवेंट है ओरिजिन ऑफ लाइफ और दूसरा की इवेंट है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। दैट इज इवोल्यूशन ऑफ लाइफ किसे कहेंगे आप? दैट इज चेंजेस of
लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू टाइम। यानी मैंने अभी दो बातें लिखी हैं, आप नोट किए। पहले तो क्या है, दो की इवेंट्स जो हुए हैं, वो एक तो है इस यूनिवर्स में लाइफ का आना एक बहुत बड़ा यूनिक इवेंट है, लाइफ का होना। और फिर दूसरा की इवेंट क्या है? दूसरा की इवेंट है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। पहला की इवेंट यूनिवर्स में क्या? ओरिजिन ऑफ लाइफ। अरे लाइफ हैड ए बिगिनिंग, मैंने आपसे भी कही थी। अरे कभी तो इसकी लाइफ की स्टार्टिंग हुई होगी, कभी तो एक कोई सिंगल इंडिविजुअल एग्जिस्ट आया होगा, उसके बाद उस लाइफ की क्या हुई है? डाइवर्सिफिकेशन। कॉमन भाषा में ये जो लाइफ की डाइवर्सिफिकेशन हुई है, उसी को हम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कह रहे हैं। तो वो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्या है? वो है चेंजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू टाइम। टाइम के मुताबिक जो उनमें चेंजेज आया है। चेंजेज क्यों आया है? क्योंकि एनवायरमेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। एनवायरमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग, और लाइफ इज नॉट स्टेटिक बट इट इज आल्सो प्लास्टिक। लाइफ भी कैसी होती है? प्लास्टिक। लाइफ इज अगेन प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब है लाइफ में चेंजिंग आएंगे, और वो चेंजेस जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसमें अक्यूमुलेट होते रहेंगे। और अक्यूमुलेशन के जनरेशन आफ्टर जनरेशन का मतलब क्या है? कि जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ विद मॉडिफिकेशन आगे वो चेंजेस आगे चलते चले जाएंगे। तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं लाइफ? इट इज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल नीड, क्योंकि इन्वायरमेंट कभी भी कांस्टेंट नहीं है। तो उस इन्वायरमेंटल नीड के कारण जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो रिजल्ट कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द लाइफ। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ है, उसी को क्या कहा जा रहा है? इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। ये जो इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ को के बिहाइंड जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, या जो फोर्स इन्वॉल्व है इवोल्यूशन लाइफ के लिए, उस फोर्स को नाम दिया था नेचुरल सिलेक्शन। किसने नाम दिया था नेचुरल सिलेक्शन? चार्ल्स डार्विन ने। ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। तो वो बात चार्ल्स डार्विन ने उस मेजर फोर्स को जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की जिम्मेदार थी, उसे नाम दिया था नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब ये कोई अलोन फोर्स नहीं होती, और भी होते हैं। अच्छा, इवोल्यूशन का जो ग्रीक में क्या मतलब होता है? ग्रीक लैंग्वेज में इवोल्यूशन का मतलब होता है टू अनरोल, और टू अनफोल्ड। अनफोल्ड का मतलब किसी चीज को बताना, फोल्डिंग का मतलब छुपाना, और अनफोल्ड का मतलब बताना। अनरोल और अनफोल्ड ऑफ हिडन पोटेंशियलिटीज, यानी जो पोटेंशियलिटीज हैं हिडन, यानी कोई जो सीक्रेट छिपा हुआ है उसको बताना। ग्रीक में इवोल्यूशन का मतलब ये होता है। इवोल्यूशन ये मत समझना आप सिर्फ लाइफ का ही हुआ है। इवोल्यूशन तो जो स्टीलर बॉडी है, केमिकल कंपाउंड है, उनका भी हुआ है। आपने देखा नहीं शुरू में कितने सिंपल केमिकल कंपाउंड थे, एलिमेंट थे, एलिमेंट से वो कंपाउंड गए बन, उनमें भी हुआ है। स्टीलर बॉडी में हुआ है। जैसे यूनिवर्स आया, यूनिवर्स के बाद में सबसे पहले यूनिवर्स आया होगा। यूनिवर्स के बाद में जितने भी सुपरनोवा, नोवा आप जो कहते हैं मिल्की वे और दुनिया भर की जो वेज है वो आई होंगी। उसके बाद में क्या है? सिस्टम आया होगा, जैसे हमारे में सोलर सिस्टम। फिर उसके बाद में प्लेनेट आए होंगे। प्लेनेट के बाद में उसमें जो है उपग्रह जो कहते हैं आप सैटेलाइट, वो आए। उन सब के बाद में कई लाइफ आई। बड़े अचंभे की बात है कि ये सोचा जाता है कि आप एक बार हम सोच के देखें, तो हम अगर ये सोचें क्या इतने बड़े यूनिवर्स में क्या सिर्फ लाइफ के नाम पे इस अर्थ पे ही लाइफ है? अरे लाइफ भी दो प्रकार की है। एक तो ये कॉमन लाइफ, एक है इंटेलिजेंट लाइफ। ह्यूमन लाइफ तो इंटेलिजेंट लाइफ है ना, पर जो स्टार्टिंग में आई थी वो कोई इंटेलिजेंट लाइफ के रूप में थोड़ी आई थी। जो स्टार्टिंग में लाइफ आई थी वो तो माइक्रोब के रूप में आई होगी, पर उस लाइफ का भी आना एक बहुत बड़ा अचंभा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे पहले इस यूनिवर्स पे
जो लाइफ आई वो कैसे आई? भाई पहले तो वो कैसे आई, उसके बाद ही तो आप डाइवर्सिफिकेशन में जाएंगे या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो किसका हो गया? ओरिजिन ऑफ लाइफ का हो गया। तो इसलिए मैंने टॉपिक में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ लिखा था टॉपिक। अब आपको टॉपिक का मतलब समझ में आ गया होगा। मेरा पहला काम सिर्फ इस टॉपिक का मतलब बताना था। उसमें ये बताना था ग्रीक में इवोल्यूशन का क्या मतलब है। इसका मतलब अनरोल और अनफोल्ड द हिडन पोटेंशियलिटीज, जो भी उसमें सीक्रेट चीज में रखी हो उनको बता देना, वो ये है। और इसी इवोल्यूशन को कॉमन भाषा में कहें तो हम, या डार्विन ने जिस नाम से बोला वो है डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ विद मॉडिफिकेशन, ये भी कहा जा सकता है। ये सब इवोल्यूशन के बारे में, ये सब इवोल्यूशन की डेफिनेशन हो गई, जो मैं बताना चाहता हूं आपको इवोल्यूशन क्या है। ये सब तो इसमें मतलब लाइफ की कभी कभी एक बिगिनिंग रही होगी, उसके बाद बिगिनिंग के बाद में क्या होगा, लाइफ किसी जो है चेंजिंग में गई होगी टाइम में। वो जो चेंजिंग गई होगी तो उस समय उसको अपने आप को एक टाइम पैसेज में बदलना पड़ा होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड नीड के मुताबिक। तो उससे क्या हुआ, उसकी डाइवर्सिफिकेशन हुई, उसी को इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बोला है। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ ये दो की इवेंट्स हैं जो यूनिवर्स में हुए। पहले ओरिजिन आया, उसके बाद भी आया। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा कि इवोल्यूशन सिर्फ एक बात तो बताई, सिर्फ लाइफ का ही नहीं है, इवोल्यूशन तो केमिकल कंपाउंड का भी है, जो भी जो एबायोटिक कंपाउंड है उनका भी है। केमिकल कंपाउंड में भी शुरू में जो केमिकल एलिमेंट थे, जैसे कि मैं आपको बताऊं यूनिवर्स का जो लाइफ बताई जाती है वो कितनी बताई जाती है, यूनिवर्स का जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो बताया जाता है 10 से लेकर के 20 बिलियन ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। कुछ लोग इसको 15 भी कहते हैं, 15 बिलियन। और नासा ने ये जो टाइम पीरियड है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी जो अमेरिका है नासा, उसकी बारे में बात कर रहा हूं मैं, उसने 13.7 बिलियन बता रखा है ईयर्स एगो। इसके मुताबिक यूनिवर्स अरोज हुआ था, यानी जो बिग बैंग थ्योरी है भाई, जो ली मेटल ने दी थी फिजिक्स में आपको बिग बैंग थ्योरी, कि देयर वाज ए कैटाक्लिस्मिक एक्सप्लोजन इन द एक्स्ट्रा डेंस फायरबॉल दैट रिजल्टेड द hurling of subatomic energy rich particles into the space, and when universe get cooled down and energy get dissipated, then they change into the positively charged nuclei, and towards these positively charged nuclei electrons were attracted, and there were more than 100 chemical elements came into the existence. आज जितने भी केमिकल एलिमेंट्स हैं मोर देन 100, क्योंकि मेंडलीफ ने बताया था, आपने उसकी जो है पीरियोडिक टेबल देखी होगी, शुरू में जब हम पढ़ते थे उसमें 106 एलिमेंट थे और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, अब 120 है या उससे भी डॉन पहुंच चुके हैं, केमिस्ट्री वाले टीचर आपको बता देंगे। तो उस सब के बारे में जो भी आज जितने भी केमिकल एलिमेंट जो नेचर में है, ये वही केमिकल एलिमेंट्स हैं जो बिग बैंग थ्योरी से आए और इनकी संख्या अभी बढ़ती चल रही है। उन्हीं केमिकल एलिमेंट से लाइफ भी इन्हीं से कंस्ट्रक्ट हुई है, पर वो जो कंस्ट्रक्ट हुई है, कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है, कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, ये एक अनदर इशू है। उसके लिए पहले केमिकल इवोल्यूशन जिम्मेवार होगा केमिकल बनने के लिए। लाइफ बनने से पहले, जो लाइफ में आने से पहले बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होगा। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में पहले सिंपल बायोमोलिक्यूल बनेंगे, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल के बाद में जो सुप्रामोलिक्यूलर असेंबलीज बनेंगी, फिर उनके द्वारा फिर बाद में एक प्रोटोसेल का एक मॉडल आएगा। उसके बाद हम कहीं जाकर के जो पहले एक लाइफ आएगी,
जो लाइफ हैपन टू बी, पहले वाली लाइफ जो होगी वो कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक लाइफ होगी। फिर जाकर के कहीं यूकैरियोटिक लाइफ आएगी। यूकैरियोटिक में पहले कौन सी आई होगी? यूकैरियोटिक में पहले जो है यूनिसेलुलर आई होगी, उसके बाद में जो है मल्टीसेलुलर लाइफ आएगी। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि फ्लो कर रहा है, सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी तरफ प्रोसीड कर रहा है। अगर आप इसको देखें, मॉलिक्यूलर हियरार्की को भी देखें तो क्या सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ प्रोसीड कर रहा है। सिंपल जो है केमिकल एलिमेंट होंगे वो कंपाउंड बनाएंगे, उन कंपाउंड जो सिंपल बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, फिर उनसे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल बनेंगे, उन कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से सुप्रामोलिक्यूलर असेंबलीज बनेंगी, उन सुप्रामोलिक्यूलर असेंबलीज से जो है फिर जो है प्रोटोसेल बनेंगी, फिर कहीं जाकर के जो है एक प्रिमिटिव लाइफ के तौर पर जो प्रोकैरियोटिक लाइफ आएगी एक्जिस्टेंस। तो इसमें कई किस्म के ब्रेक थ्रू आएंगे इस पूरे प्रोसेस में, और फिर कहीं एक लाइफ आएगी, फिर उस लाइफ से डाइवर्सिफिकेशन होगी, और वो जो डाइवर्सिफिकेशन होगी उसे हम इवोल्यूशन कहेंगे लाइफ का। सामान्य भाषा में, बहुत लेमन की भाषा में मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहां आपको बिग बैंग थ्योरी तो पढ़ाने के लिए हूं नहीं, वो तो फिजिक्स का काम है। फिर भी मैं आपको थोड़े टाइम टेबल के हिसाब से शॉर्ट में बता देता हूं किस समय कौन ओरिजिनेट हुआ था। क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये यूनिवर्स के नासा के मुताबिक ये जो टाइम पीरियड बताया है कि जो अर्थ का जो टाइम होता है उससे करीब करीब यूनिवर्स का जो टाइम होता है वो जो है 3 टाइम्स होता है। तो जो अर्थ का जो टाइम है वो कितना है? 4.5 बिलियन। तो 4.5 बिलियन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आता है? 30.5 आता है ना। आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 30.7। तो ठीक है भाई, मैंने कहा ना, ऐसा माना जाता है अर्थ के टाइम से यूनिवर्स का टाइम 3 टाइम्स है। अर्थ किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम। तो सोलर इससे भी और पहले आया होगा। सोलर सिस्टम का जो सेंट्रल फिगर है वो कौन है? सन। तो उसका टाइम कितना है? 5 बिलियन। पहले क्या होता था बेटा, हम पहले क्या बताते थे, सोलर के टाइम को 5 से लेकर के 5.5 बिलियन कह देते थे। तो अर्थ के टाइम को क्या कह देते थे? 4.5 से 5 बिलियन। अब पीछे वाले जो टाइम पीरियड हैं ये सब हटा दिए अब हमने। अब अर्थ का टाइम 4.5 बोला जाता है और सोलर का टाइम, सन का टाइम 5 बिलियन बोला जाता है। जैसे उसका था जो 10 से 20 के बीच में 15 था, तो अभी ये हो गया टाइम। यही तो, इसमें भी इवोल्यूशन है, ये चेंज जो है आप देख रहे हो इनिशियल। आप कैसे बता सकते हो उस समय लाइफ आई थी भाई? कोई बता सकता है? वही तो बता सकता है जो जिंदा उस टाइम का। कोई है जिंदा उस टाइम का? नहीं है ना। तो ये सब क्या है? ये सब एक्सपेरिमेंटली बताए जाते हैं, या ये जो है सभी स्पेकुलेशंस हैं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाई एंड हाउ का आंसर देने का मतलब ही साइंस होता है। तो इसलिए भाई हाउ एंड व्हाई का आंसर देने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, अर्थ का टाइम आपने देख लिया। अच्छा, अर्थ के बारे में ऐसा माना जाता है कि अर्थ को कूल होने में कम से कम 0.3 बिलियन से लेकर के 0.5 बिलियन लग गया होगा, यानी 300 मिलियन से लेकर के 500 मिलियन तक का टाइम लग गया होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा कि अर्थ में जो रॉक बनने का टाइम है वो 4.2 से पहले रॉक नहीं बनी, रॉक्स। क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में तो ये मोल्टन मास रहा होगा ना अर्थ। तो अर्थ में जो रॉक बनने का टाइम है 4.2 बिलियन है। तो आप जानते हो 4.2 से पहले तो लाइफ हो ही नहीं सकती ना। अरे पहले अर्थ आई होगी, अर्थ के बाद उस पर रॉक आई होगी, रॉक्स। पहले तो मोल्टन मास था ये, क्योंकि टेम्परेचर क्वाइट हाई था जिस समय अलग हुई थी ये अर्थ। उस समय तो इसका टेम्परेचर 5000 से लेकर के 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था जब ये अलग होके आई थी सन से। सन से ही तो बनी है भाई। अब रिलीजियस के मुताबिक मत जाना, लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि पहले जो है कि नाम चांद भरा है, चांद सबका गुरु है। तो वो तो रिलीजियस पॉइंट कौन क्या कहता है वो मैटर नहीं है। मैटर है ये किसकी वैल्यू कहाँ है। सन की सबसे ज्यादा वैल्यू, सन के बाद अर्थ है, चांद की वैल्यू तो सबसे कम है।
अब देखिए आप, ये जो 5000 से 6000 है और जिसे हम स्टार कहते हैं, आपने देखा उसकी तो बहुत वैल्यू, सन क्या है, एक स्टार है। कितनी रही होगी टेम्परेचर, वो तो फिर ये धीरे धीरे कूल डाउन होकर के 600 से लेकर के 500 डिग्री सेंटीग्रेड आया होगा टेम्परेचर धीरे धीरे, फिर कहीं जाकर के ये मोल्टन मास चेंज हुआ होगा रॉक्स में, तो उसमें टाइम लगा होगा ना। रॉक में अभी भी बहुत गर्म होगी पृथ्वी, तो अभी भी लाइफ नहीं आएगी, तो ऐसा माना जाता है जो रॉक आ गई है, तो रॉक जो बनी है 4.2 बिलियन ईयर्स के बाद ही बनी है। तो लाइफ का टाइम इसके बियॉन्ड ही होगा। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा है कि जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट इज, जियोलॉजिस्ट कंसीडर करते हैं जो कार्बोनेट इज डिटेक्टेड इन रॉक्स इन 3.8 से 3.9 बिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स है वो कहते हैं 3.8 से लेकर 3.9 बिलियन ईयर्स में कार्बोनेट देखा गया है रॉक्स में। इसका मतलब, और कुछ क्या कहते हैं, ये कार्बोनेट सिर्फ कैन कम अंडर बाय द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी से आया होगा। इसका मतलब लाइफ प्रोबेबली 3.9 या 3.8 बिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट हो गई होगी अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट। पर क्या इसके एविडेंस हैं? कोई एविडेंस नहीं। अरे स्पेकुलेशन करना, बताना, सोचना अनदर बात है और एविडेंस देना अनदर बात है। तो जो एविडेंस के तौर पर जो स्ट्रोमेटोलाइट्स के नाम से बोले जाते हैं, या दूसरी भाषा में कहूं तो जो ईओबैक्टीरियम आइसोलेटम, यानी जो माइक्रोफॉसिल, जो स्टार्टिंग के माइक्रोफॉसिल्स है, उनका टाइम बताया गया 3.3 से 3.5 बिलियन ईयर्स। कहीं आपको 3.4 भी मिल सकता है बच्चों। तो ऐसा माना क्या ये वो टाइम पीरियड है जहां पर माइक्रोफॉसिल्स थे। यानी जो रॉक्स पे स्ट्रीक्स टाइप हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स, दूसरी भाषा में कहूं तो उनको माइक्रोफॉसिल्स को स्टार्टिंग में कई किताब में ईओबैक्टीरियम आइसोलेटम भी नाम दिया था। अब ये वर्ड यूज नहीं किया जाता, इसलिए मैंने लिखा नहीं है ईओबैक्टीरियम आइसोलेटम, पहले उनको ये कहते थे, डिफरेंट डिफरेंट नाम से हैं। पर सबसे बढ़िया नाम जो इनके लिए हो सकता है वो क्या हो सकता है, माइक्रोफॉसिल्स का नाम। तो माइक्रोफॉसिल्स का जो माना गया है पीरियड्स का टाइम वो 3.3 से लेकर 3.5 बिलियन माना गया है। तो ये माना गया भैया जो लाइफ आई होगी 3.3 और 3.5 बिलियन आई होगी, ये है कहने का मतलब जो है। वैसे भी आपको बताऊं, आपने 11वीं पढ़ा था ना, जो प्रोकैरियोटिक लाइफ थी, बैक्टीरिया को मिला थी, वो 3 बिलियन ईयर्स एगो नाम सुना होगा आपने, 3 बिलियन ईयर्स। तो आपने देखा 3 बिलियन ईयर्स कहते थे, इसका मतलब उससे पहले तो रही होगी ना पहली लाइफ, फर्स्ट लाइफ तो उससे पहले रही होगी ना। तो ये जो फर्स्ट लाइफ जो माइक्रोफॉसिल है उनके रिकॉर्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो हमारा जो एस्पेक्ट है इस लेक्चर में, सबसे पहले जो पहला एस्पेक्ट जो मेरा है वो सिर्फ ये है इस समय कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का, इवोल्यूशन पे नहीं है स्ट्रेस। मेरा जो ये लेक्चर है, जो ये फर्स्ट लेक्चर है, ये जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा, इस फर्स्ट लेक्चर में जो स्ट्रेस है वो ओरिजिन पे रहेगा। अभी यहां तो पहुंचूंगा भी नहीं, देखता हूं मैं यहां कल पहुंचता हूं या और उसके बियॉन्ड पहुंचता हूं टाइम पे। देखो बच्चों, कई क्वेश्चन आते हैं, 6-7 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। अगर आपने ये टॉपिक बहुत ढंग से किया तो मैं आपको बता दूं सारे सवाल सही होंगे आपके। सिंपल है पर समझ में आना चाहिए। बिना समझे हुए याद करोगे नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ में? तो ये मैंने कुछ अभी जो कौन कितने बिलियन ईयर्स, कौन कैसे क्या चीज, ये मैंने हल्का सा आपको लिख करके बताया। अब मैं इससे आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात तो श्योर है कि कभी भी कोई एक लाइफ स्टार्टिंग में एक लाइफ आई होगी, कभी कहीं लाइफ हैड ए बिगिनिंग, कभी कहीं लाइफ की बिगिनिंग रही होगी, और फिर उस लाइफ के सबका कोई होगा। जैसे हर एक की अपनी अपनी थ्योरी है।
जैसे हिंदुओं के अपना मानना है, मुस्लिमों का अपना मानना होगा, क्रिश्चियन का अपना मानना है। तो उसके लिए लोगों ने कैसे लाइफ ओरिजिन, उसके लिए कुछ थ्योरी दी हुई है। जैसे उस थ्योरी में कौन कौन सी पहलुओं के नाम लिखूंगा और बारी बारी से थ्योरी उठाऊंगा। एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसको डिवाइन थ्योरी भी कहते हैं। दूसरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। एबायोजेनेसिस थ्योरी। Theory of spatial creation, spontaneous generation theory. बायोजेनेसिस थ्योरी भी कह सकते हो। कॉस्मोजॉइड थ्योरी और पैंसपर्मिया थ्योरी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी, केमिकल थ्योरी, बायोकेमिकल थ्योरी, मेटलिस्टिक थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। ये कुछ थ्योरीज हैं जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। आज जो एक्सेप्टेड है वो लास्ट वन है बेटा, ये वाली। पढ़ानी तो यही है मुझे, और थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा, दो लाइनें तीन लाइनें या कुछ बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम्हारे उसमें जो है लूइस पास्चर वाले के नाम से जो है फ्लास्क नेक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, या स्वान नेक या एस शेप नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। सबसे पहले कहता हूं मैं, सबसे लेता हूं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन या स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, डिवाइन थ्योरी। ये थ्योरी दी थी स्पेनिश मॉन्क फादर सुरेज। आप जानते हैं क्रिश्चियंस में फादर कहते हैं और सिस्टर कहते हैं। तो ये जो फादर थे ये क्लेम करते थे कि जो भी अर्थ पे लाइफ है वो सभी डिवाइन फोर्स यानी जीसस क्रिस्ट की बनाई हुई है इन द 6 नेचुरल डेज। उनसे पूछा गया जब कि भाई ये कैसे बनाई उन्होंने लाइफ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये डिवाइन फोर्स है, ये गॉड के द्वारा क्रिएटेड लाइफ है, क्योंकि उनका एंटीना फिट था उनके साथ गॉड की चीजों को लेने के लिए। यानी मैन और गॉड के बीच में वो अपने आप को क्या मानते थे? एक इंटरमीडिएट, बिचौलिया। इनके मुताबिक 6 नेचुरल डेज में, और आपको ये जान उन्होंने कहा था पहले दिन हेवन और अर्थ बना, पहले दिन ही अर्थ बना दी उन्होंने।
आपने खुद देख लिया, यूनिवर्स बना था पहले दिन हेवन, स्काई एंड अर्थ। और खास बात की थी उनका आपको बताऊं वो कितने इम्पार्शियल थे ये और बता दूं। 6th डे उन्होंने मैन बनाया था, मैन, और उसके रिब तोड़ करके फिर उन्होंने फीमेल बनाई थी। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो रिब फिर से लगाई थी या नहीं। इसका मतलब मैन और वुमेन में एक रिब की अंतर होनी चाहिए। कहते हैं रिब के 12 पेयर रिब्स एंड 1 स्टर्नम, तो 25 हो गए। इसका मतलब जो उन्होंने मैन के अंदर एक रिब तोड़ ली थी और उससे जब फीमेल बनाई थी उन्होंने ये कब कहा था वो रिब लगाई थी। इसका मतलब मैन में एक रिब कम होनी चाहिए फीमेल के मुताबिक। खास बात और स्टोरी की, मरे हुए पहले पैदा हुए थे, जिंदे बाद में हुए थे, प्लांट और ये सब मरे थे। इसलिए इस थ्योरी के डिटेल में ही जाऊंगा भाई। तो हर रिलीजियस में अपनी भी थ्योरी है। अब मैं आप सोच रहे होंगे आपने जो है क्रिश्चियन चर्च के ऊपर तो बता दी, हिंदू बताइए, हिंदू बता देता हूं। उनके मुताबिक क्या था, उसके जो उनकी थ्योरी में क्या था, एडम और हवा जो नाम सुना है ना आपने, ईव। तो ऐसे ही आपको बताऊं उनकी थ्योरी में ये था, पहला था वो एडम, कहते ना एप्पल खाया था। और जो हिंदुओं में क्या है, ये माना जाता है कि भैया हिंदुओं में ये अपनी अलग है, पर जो बेसिक जिसमें सबरे हिंदू कॉमन मानते हैं वो है ओम। उस ओम में से ब्रह्मा निकल के आए, विष्णु आए, महेश आए, जिसमें महेश को जो है डिस्ट्रॉयर माना जाता है, ब्रह्मा को जो है क्रिएटर माना गया है, और विष्णु को पालनहार माना गया है रियरिंग करने के लिए। कुछ लोग देवी माँ से भी ओरिजिन मानते हैं, तो ये अपने अपने हैं, रिलीजियस हैं। क्योंकि मैं कोई आपका रिलीजियस वो नहीं हूँ पर्सन, मैं आपका टीचर हूँ, तो मैं आपको साइंटिफिक टाइम पर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं रिलीजियस एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा। तो हर एक के अपने अपने व्यूज हैं भाई। तो ये इनके मुताबिक क्या थी, ये जो जितनी थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन, ये कोई फैक्ट्स पे आधारित नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन फेथ। जिस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन फेथ एंड नॉट ऑन फैक्ट। ये बात जान लीजिए। इसलिए आप इसको अगर आप फैक्ट्स पे तोलेंगे तो ये थ्योरी हर बार हर प्लेस पे फेल होगी। इसलिए इसके बारे में कोई भी अब कमेंट नहीं। तो इस थ्योरी मुताबिक तो 6000 ईयर ओल्ड है अर्थ। अब देख लो आप। तो इसलिए मैं इस बार अब आया नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो कि जिसे ए बायोजेनेसिस थ्योरी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस, जैसे कि आपने नाम देखा, मैंने एपिक्यूरस, अरिस्टोटल, वैन हेलमोंट ये भी लिखा है। लोग कहते हैं भाई तुम्हारा अरिस्टोटल था ना, उससे ज्ञान कम था, क्योंकि फादर ऑफ बायोलॉजी है ना। तो मैं फिजिक्स वालों से कहता हूं वो भी जान लो कि न्यूटन को कितना बड़ा ज्ञान था, उसने थ्योरी दी, पर वो ही बात सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी। अरे ये कोई मीनिंग थोड़ी होता है कि फलाने साइंटिस्ट, अरे अपने समय पे किसने क्या सोचा क्या दिया वो सोच के बोला। तो ये थोड़ी हर जगह हर बात पर हर एक आदमी करेक्ट ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए किसी को क्रिटिसाइज करना, जैसा मैं बायोलॉजी वाले को क्रिटिसाइज करूंगा तो बायोलॉजी वाला उनके फिजिक्स वाले को करेगा। तो ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। या तुमने अगर जो है मेरी भैंस के डंडा मार दिया तो अब मैं तेरे कुत्ता के डंडा मार के आऊंगा, बदलाया भाई है। तो ये चीज नहीं है, यहां पर जो है फैक्ट्स पर आधारित होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए ये कहना कि वो उसने सीख नहीं दी, उसने सही नहीं दी, कोई मीनिंग नहीं है बच्चों। इसको आप वाइड पर्सपेक्टिव में देखिए चले, किस समय क्या माहौल था, उन्होंने क्या थिंकिंग की। सभी लोग ये जो है थिंकर्स थे, ग्रेट थिंकर्स। ठीक है, कई जगह जो थिंकिंग होती है तो ठीक है, कई चीजें निकल के आती नहीं आती है। इसलिए आपने देखा होगा एमएससी और उसके बाद में पीएचडी बोला जाता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ये मानते हैं सारी नॉलेज फिलोसॉफी में है। इसलिए आपने देखा जितने भी ग्रीक थिंकर्स थे वो सब चीज थे। साइंटिस्ट वही थे, पॉलिटिशियन वही थे, राजा भी वही थे, हर चीज थे ना। ये है तो ठीक है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या है, मैं यहां था, जो कि ए बायोजेनेसिस। इस थ्योरी के मुताबिक जैसे नाम बता रहा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसके मुताबिक क्या है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है
वो स्पॉन्टेनियसली हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर से, वो भी कैसे? स्पॉन्टेनियसली। एक बात बताऊंगा बच्चों आपको, ये जो मॉडर्न थ्योरी होगी इसमें भी जो पहली बार लाइफ आएगी वो भी नॉन लिविंग केमिकल कंपाउंड से ही आएगी, वो भी प्राइमरी रूप से ए बायोजेनेटिक थ्योरी होगी, ए बायोजेनेटिक थ्योरी होगी, पर उसमें खास बात क्या है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी बल्कि कैसी होगी? ग्रेजुअली होगी। इसमें फर्क बता रहा हूं, यहाँ स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, इंस्टेंटली हो रहा है, यहाँ ग्रेजुअली हो रहा है, स्लोली होगा। और एक बार स्लोली वन बन गई, वंस ए बायोजेनेसिस, पहली बार तो ए बायोजेनेसिस होगा इस लास्ट वाली थ्योरी में, उसके बाद में बायोजेनेसिस एवर सिंस आफ्टर दैट, उसके बाद में बायोजेनेसिस होगा। तो ये जो लास्ट वाली थ्योरी होगी, मॉडर्न थ्योरी या केमिकल थ्योरी या बायोकेमिकल थ्योरी या मेटलिस्टिक थ्योरी, ये भी प्राइमरी रूप से कौन सी थ्योरी है? ये प्राइमरी रूप से कौन सी थ्योरी है? ए बायोजेनेसिस। बट once first life is formed, after that it is biogenesis. Biogenesis मतलब life begets life, यानी पहली बार तो लाइफ जो है ए बायोलॉजिकली ही बनी है, और वो कैसे बनी है? ग्रेजुअली एंड स्लोली, यानी केमिकल कंपाउंड इंट्रिकेटली एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए हैं और मॉलिक्यूलर हियरार्की हुई है, उसके बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, फिर कहीं जाकर के पहली लाइफ आई है, और उस लाइफ से फिर बाकी सारी लाइफ बनी, लाइफ बिगेट्स लाइफ। तो प्राइमरी, पर इसमें क्या है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन में जो होता हूं, इसमें लाइफ जो बन रही है नॉन बायोलॉजिकल चीज से बन रही है, वो भी स्पॉन्टेनियसली। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके जो फॉलोवर थे एपिक्यूरस, अरिस्टोटल, वैन हेलमोंट, जैसे इसके मुताबिक क्या है कि जब कभी बारिश पड़ी, बारिश बूंदे गिरी तालाब में, तो मड में से क्या हुआ? मड में से फ्रॉग पैदा हो गए। अरे भैया मड में रहे आते हैं फ्रॉग, इसलिए पैदा थोड़ी हो गए। अच्छा, उसमें पैदा हो गए तो वो कहते हैं एकदम हुआ। जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप देखो अर्थवर्म है, बारिश के मौसम में बर्रों से बाहर निकल के आ जाते हैं, तो आप ये कहें कि साहब बारिश बूंदे पड़ने से अर्थवर्म बाहर को आ गए, ये सही नहीं है ना। लाइकवाइज ये जो इसका जो मेन प्रोपाउंडर था वो वैन हेलमोंट था, उसने क्या कहा था? उसने तो एक एक्सपेरिमेंट भी किया, बताया। उसने कहा वीट को लेकर के, वीट में से माइस या रेट बन जाते हैं। अगर वीट को लेकर के अगर आप बंद कर दें कमरे में, अरे भैया वीट को खाने के लिए माइस आएंगे, वो चूहे, और वो वहां पर जब ब्रीड रह जाएंगे तो खूब सारे बन जाएंगे। तो उसने कहा था वीट से क्या बन जाते हैं? वैन हेलमोंट ने माइस। तो ये थ्योरी दी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इनमें बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना। अब इन थ्योरीज को देखने के लिए क्या वास्तव में ये हुआ है नहीं हुआ है, तो उसमें जिसे मैंने बायोजेनेसिस थ्योरी कह रहा हूं, इसको जो फॉलोवर है इसके, उन्होंने ऐसा कोई नाम नहीं दिया बायोजेनेसिस थ्योरी पर, 3 साइंटिस्ट हैं अलग अलग कंट्री के और अलग अलग टाइम के। जैसे एक है 17th सेंचुरी, 17th में थे फ्रांसिस्को रेड्डी, इटालियन। 18th सेंचुरी में थे लेजारो स्पेलांजानी, ये शायद स्पेनिश था। और 19th में लुइस पास्चर फ्रेंच। इन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी इसको हमेशा के लिए शांत कर दिया, यानी डिस्प्रूफ कर दिया। उसके बाद में कंसेप्ट उठा बायोजेनेसिस का। तो इसमें फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारे में दिया हुआ नहीं, ये पहले कभी होता था, मैं शॉर्ट बताऊंगा। फ्रांसिस्को रेड्डी ने जो है मीट का इस्तेमाल किया था, और उस मीट में उसने बताया था कि अगर वो स्टरलाइज हो तो मैगॉट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि फ्लाई, समझ में आ गई?
आप शॉर्ट में लिख सकते हो भाई, पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं रिपीट करूंगा। मैंने कहा फ्रांसिस्को रेड्डी के एक्सपेरिमेंट में क्या था, मीट एंड जार, तो उसने इस बात से प्रूव किया था कि मीट में से फ्लाई नहीं बनाएंगे, या मैगॉट्स लार्वा होते हैं ना हाउस फ्लाई के, तो वो नहीं बनते, वो तो कंटामिनेटेड से बनेंगे। लेजारो स्पेलेंजानी ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने कहा था जो है कि जो माइक्रोब्स का ओरिजिन अपने आप नहीं होता, उन्होंने ये कहा था। 19वीं सेंचुरी में जो लुइस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है वो मुझे बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि ये तुम्हारी एनसीईआरटी अब वाली में भी है और पुरानी वाली में है, वो बता रहा हूं क्या है, इसका बता रहा हूं। लुइस पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के दो एस्पेक्ट थे। एक तो उसने जैसे नॉर्मली एक फ्लास्क होता है, वो फ्लास्क लिया और आधा फ्लास्क भरा हुआ था, उसमें उसने लिया ब्रोथ। ये जो ब्रोथ था किसका था? ये ईस्ट प्लस शुगर, ईस्ट प्लस का आधा फ्लास्क निकाल दिया, और ये फ्लास्क की है एक नेक, जो फ्लास्क की होती है नेक। उसने क्या किया कि इस फ्लास्क की नेक को बेंड करके एस शेप में बना दिया। ये देखिए एस शेप। नेक वाज बेंटेड टू फॉर्म द एस शेप स्ट्रक्चर। तो ऐसे, क्योंकि आप देखी होगी जो हंस की गर्दन भी स्वाई जैसी होती है, इसलिए इसको स्वान नेक शेप फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। और जैसे ब्रोथ में ईस्ट एंड शुगर थी, साथ में क्या कर दिया, इसको किया हीट, इससे हीट। जब ये हीट किया जाएगा और यहां से क्या आएगी, एयर आएगी, एयर, और एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल भी होंगे, डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। बात बताऊंगा ये एक्सपेरिमेंट क्या है, अभी आप फिलहाल में नोट डाउन। तो जब उसने हीट जब इसको किया, इस ब्रोथ को किया, तो यहां से क्या होगी, स्टीम वगैरह निकलेगी और ये स्टीम जाएगी, और ये स्टीम जाएगी, ये स्टीम फिर धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी इस बेंट पोर्शन में, इस पोर्शन में। जब ये कूल डाउन होगा तो यहाँ कुछ जो है कूल डाउन होगा, तो क्या होगी, ये स्टीम ऐसे बढ़ती गई, तो यहां पर जाके क्या हो जाएगी, वो वाटर एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा ना, यहाँ पे वाटर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहाँ पर जब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जब एयर यहां से आएगी, ये रही एयर, तो इसके डस्ट पार्टिकल इसी में इंट्रैप हो जाएंगे और माइक्रोब्स भी यहीं इंट्रैप हो जाएंगे, माइक्रोब्स। और बाकी जो एयर है यहां से, जो वेस्ट एयर, जो फ्रेश एयर है, वो यहां से छन छन के जाएगी, यहां से फिल्टर हो जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ ये जो ब्रोथ है एज सच रहेगा, नो कंटामिनेशन, यहाँ कोई भी माइक्रोब पैदा नहीं होंगे, कोई माइक्रोब्स पैदा नहीं होंगे। तो उन्होंने बता दिया। अब देखिए अब क्या होता है, एक तो ये हो गया, एक ये आप इस नेक को तोड़ दो यहां से, ये लो तोड़ दिया, और वो अब इसको कर दिया कूल डाउन ब्रोथ को, तो क्या देखा, ये क्या हो गए, कंटामिनेटेड। उस टाइम बाद क्या हो गया, कंटामिनेटेड, यानी माइक्रोब्स पैदा हो गए इस ब्रोथ में, यानी इस ईस्ट एंड शुगर के कॉम्बिनेशन के अंदर, इस सॉल्यूशन में माइक्रोब्स पैदा हो गए। पहली बार में नहीं हुए थे, अब क्यों हो गए पैदा? इसका रीजन लुइस पास्चर ने स्पष्ट किया, वो रिपीट कर क्या बताया, उन्होंने क्या बताया वो सुनिए बात। उन्होंने बताया भाई ऐसा होता है क्योंकि एयर के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोब्स। पहली बार में फर्स्ट कंडीशन में क्या था, पहली कंडीशन में क्या था कि जब ये माइक्रोब्स और डस्ट पार्टिकल आ रहे थे, तो दे वर इंट्रैप्ड इन दिस बेंट पोर्शन, एंड सो दे कुड नॉट रीच टू दी ब्रोथ, हैंस
It remained free from microbes. But once this neck was broken down, this air was directly entered into it, which was carrying the microbes, and microbe developed. इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि ये फ्रॉग था, ईस्ट एंड सुगर का एक्सट्रैक्ट क्या था, ये नॉन लिविंग ही तो था ना। अच्छा, नॉन लिविंग था ये, तो नॉन लिविंग, तो इस नॉन लिविंग से आपने देखा, आपने क्या देखा, वो एयर भी आने दी गई पर माइक्रोब नहीं आने दिए। तो क्या था, नॉन लिविंग से कोई भी लाइफ नहीं बनी ना। और जब नेक्स्ट टाइम पे जब इसको हमने जब ब्रोकन डाउन कर दिया, तो अगली बार क्या हुआ, एयर कैरी दी माइक्रोब। इससे प्रूव हुआ भैया एयर कैरी दी माइक्रोब्स, और माइक्रोब क्या है, लाइफ है। तो लाइफ बिगेट्स लाइफ। तो उन्होंने कहा भैया कि जो ये जो कंसेप्ट था कि लाइफ बिगेट्स लाइफ है, वो कहने का मतलब एबायोजेनेसिस इज रिजेक्टेड वंस एंड फॉर ऑल, एक बार और हमेशा के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के बाद। क्यों, इस एक्सपेरिमेंट से वाकायदा कंक्लूड हो गया कि एयर के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, और अगर वो माइक्रोब को आप आगे जाने से रोक दें तो नॉन लिविंग से लिविंग्स नहीं बनेंगे। आगे बात समझ में? यस। अब है फाइनली कॉस्मोजॉइंट थ्योरी, जो मैंने कही थी आपसे, कॉस्मोजॉइंट थ्योरी। जिसको मैंने आपको जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ थ्योरी नाम दिया था। इसके मुताबिक क्या है कि लाइफ जो है और कहीं बाहर से आई है इस प्लेनेट पर, यानी अर्थ प्लेनेट पर लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई है, ये कहीं बाहर से आई है। उन्होंने कहा आप सोच रहे हो कि इस अर्थ पे पैदा हुई है लाइफ, नो, लाइफ तो कहीं और जगह से आई है। इस थ्योरी मुताबिक क्या है, द लाइफ इज प्रेजेंट in form of the cosmos throughout the universe, throughout the universe in form of resistant spores or seed of spores, namely cosmozoan और पेंस्पर्मिया। इस थ्योरी मुताबिक लाइफ जो है थ्रू आउट दी कॉस्मोस में प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर ऑफ सीड, कॉस्मोजॉइन या पेंस्पर्मिया के रूप में। तो व्हेन सच पेंस्पर्मिया स्ट्राइक ओवर द अर्थ, व्हेन सच पेंस्पर्मिया स्ट्राइक ओवर द अर्थ, लाइफ ओरिजिनेट। तो यहां पर लाइफ ओरिजिनेट हो, क्योंकि ये अर्थ से बाहर से आई है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ भी कहते हैं, यानी एलियन। आपने नाम सुना होगा, बहुत चलता है आजकल, बड़ा हंगामा मचा हुआ कि एलियन। और वैसे भी अगर आप सोचें एक मिनट के लिए, क्या पूरे यूनिवर्स में हम नहीं और कोई नहीं होगा? एक बार सोच के देखिए, हो तो सकता है ना, आप कैसे नकार सकते हो? आपको ना पता हो अनदर बात है, पर कोई हो सकता है। तो ये है पेंस्पर्मिया। जैसे आप कहते हैं कि मेटिलोराइट आया होगा, उसमें फुल ऑफ वाटर होगा, ये होगा, उसने स्ट्राइक किया आपसे, बहुत सारी थ्योरी है। इस तरह थ्योरी, इस तरह लाइफ आ गई। तो ये भी एक थ्योरी है। अब है लास्ट, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न हाइपोथेसिस, मॉडर्न कंसेप्ट, द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, केमिकल इवोल्यूशन, मॉडर्न। मॉडर्न हाइपोथेसिस जिसे केमिकल या बायोकेमिकल थ्योरी कहते
ये भी जो है प्राइमरी रूप से कैसी है, एबायोजेनेसिस। शुरू में एबायोजेनेसिस एंड आफ्टर दैट, एवर सिंस आफ्टर दैट बायोजेनेसिस, लाइफ बिगेट्स द लाइफ, जो ही मैंने बोला था। इस मॉडर्न हाइपोथेसिस को सबसे पहले दिया था हैकल ने। और हैकल ने जब ये हाइपोथेसिस दिया था तो ये हाइपोथेसिस क्रूड फॉर्म में था, क्रूड फॉर्म, एंड इट नीड exploration and experimentation. एक्सप्लोरेशन का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है क्योंकि ये क्रूड फॉर्म में था, सही से उसको प्लेस किया जाए, एक सीक्वेंसली उसकी वो बनाई जाए। और एक्सपेरिमेंटेशन मतलब वो एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया जाए। तो इसका जो एक्सप्लोरेशन था या डॉक्यूमेंटेशन था वो किया था अलेक्जेंडर ओपेरिन ने एंड जेबीएस हेल्डेन। ये रशियन था और जो हेल्डेन था ये ब्रिटिश था। इसकी खास बात बताऊं हेल्डेन की, ये इंडिया का जो उड़ीसा है भुवनेश्वर, ये बाद में इंडिया में आकर के सेटल्ड हो गए थे। हेल्डेन साहब बायोकेमिस्ट थे। ओआई ओपरेन रशियन था, ये जो था इसने रशियन ने किताब लिखी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज तो जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, वो तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ओरिजिन ऑफ लाइफ किताब, उसमें से इसने अपनी ये बाकायदा थ्योरी दी। बहुत से लोग इसी थ्योरी को ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी भी कहते हैं। इसी को मॉडर्न हाइपोथेसिस को ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी भी कहते हैं इनके नाम पर। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंटेशन जो किया था वो मिलर ने किया था, स्टैनले मिलर, in 1953. He was the undergraduate student of यूरे। यूरे का ये स्टूडेंट था अंडर ग्रेजुएट जब इसने काम किया था, यानी यूरे ने गाइड किया था इसको, पर एक्सपेरिमेंट मिलर ने किया था। यानी उसने वो कंडीशन क्रिएट की थी जो इनिशियली अर्थ की थी, जो मैं आपसे कह रहा था कि 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड रहा होगा, मोल्टन मास रहा होगा, सब गैसियस फॉर्म रही होंगी। ऐसी सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट किए थे और उसमें प्रूव किया क्या उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएंगे इनऑर्गेनिक से तो ठीक है, आगे जाकर के बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो जाएगा। तो उसने ये बाकायदा प्रूव किया था, इसने प्रूव किया था। और इसने जो हैकल ने दिया था क्रूड फॉर्म में इस थ्योरी को, या ये जो हाइपोथेसिस दिया था, इस हाइपोथेसिस को बाकायदा इंट्रिकेटली क्या कर दिया था, उसके डॉक्यूमेंटेड किया था। किसने? ओपेरिन ने और हेल्डेन ने। इसको ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी भी कहते हैं। हैकल का नाम कोई नहीं बोलता है, पर मैंने बता दिया। इसलिए मॉडर्न हाइपोथेसिस को, इसी को जो हेल्डेन ने मेटलिस्टिक थ्योरी भी नाम दिया था, यानी इसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था, यानी इसने अमीनो एसिड बनाए थे। यानी इसके जो इनिशियली में जो एक्सपेरिमेंट था मिलर था, उसमें 5 अमीनो एसिड बने थे। आप बताओ वो कौन कौन से थे? एक था ग्लाइसिन, दूसरा था अल्फा एलेनिन, बीटा एलेनिन, और 2 और थे एस्पार्टिक एसिड, अल्फा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। जब पेपर क्रोमेटोग्राफी से ये लास्ट वाले दोनों को डिटेक्ट किया था, पर डिटेक्शन में बड़ी दिक्कत हुई थी, पर फिर भी ये डिटेक्ट कर लिए गए थे। कई बार पूछते हैं आपसे
कि जो अमीनो एसिड थे, जो कौन सा अमीनो एसिड इन्होंने नहीं देखा था, वो एक और बात है, बहादुर था, उसने सारे अमीनो एसिड बना दिए थे फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड ले करके और अमोनिया के साथ। पर मुद्दा ये होता, सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो मिलर ने दिया था, जिसको आप जानते हो, बहुत प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है, आपके में लिखा हुआ है, स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस और एक्सपेरिमेंट। तो ये थे जो देखे थे, यानी 18 डेज के बाद में ये अपनी जो थे पेपर क्रोमेटोग्राफी से पता करने था कौन कौन से पेपर है। ये 5 1 2 3 4 5 यानी ग्लाइसिन, अल्फा लेनिन, बीटा लेनिन, एस्पार्टिक एसिड और अल्फा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये बड़े मुश्किल से डिटेक्ट किए गए थे बाद में। अब ये थ्योरी क्या है, कैसे है मॉडर्न हाइपोथेसिस, ये मुझे बताना है आपको। वही बताऊंगा आपको कि इनिशियली इन्वायरमेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग, तो शुरू में ऑक्सीजन फ्री नहीं होगी, वो सब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, केमिकल कंपाउंड के रूप में हो जाएंगे, गैसेस जो केमिकल कंपाउंड। फिर बारिश होकर के जो है सुपर हीटेड स्टेट के बाद में सब जो ऑक्सीजन फ्री नहीं होगी, वो रिएक्ट कर रही होगी, उसके बाद में जो है सिंपल ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे, फिर उनसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, उन कॉम्प्लेक्स से जो है प्रीबायोटिक कंपाउंड्स बनेंगे जिसे प्रोटोबायोन्स कहेंगे। उन प्रोटोबायोन्स जो है रनर माने जाते हैं फॉर दी लाइफ, पर एग्जैक्ट नहीं, उनसे सीधी लाइफ नहीं बनेगी, उसमें फिर बीच में कोई जो है हिंड्रेंस आएगा, फिर उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए कोई कहीं से एक रेप्लिकेटर आएगा, फिर एक प्रोटोसेल बनेगी, फिर कहीं जाके एक प्रिमिटिव पहली लाइफ बनेगी, फिर वो लाइफ जो है पहले कौन सी लाइफ होगी, यानी पहले कीमो हीटेरोट्रॉफ होगी, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ होगी, फिर वो जो है एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ होगी, फिर कहीं जाके ऑटोट्रॉफ होगी। जब ऑटोट्रॉफ होगी, ऑक्सीजन एक ऑटोट्रॉफ होगी, तो ऑक्सीजन का जो ब्रेक थ्रू होगा, मेन इशू होगा, उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी उसके बाद ओजोन लेयर आएगी, O2 react with the O2 by the UV rays की प्रेजेंस में, फिर ओजोन लेयर आ जाएगी, उसके बाद में यूकैरियोट्स आएंगे। तो ये सब बताऊंगा मैं आपको अगले लेक्चर में, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।